Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are covering accounting concept. In previous video, we have covered अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के चार टाइप के हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम उससे आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम बाकी के कॉन्सेप्ट कवर कर चुके थे। अब हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है कि हमें इंस्टीड ऑफ नोइंग द फाइनल प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस only at the last moment of the business life, these should be known as some regular intervals known as accounting period। ये कॉन्सेप्ट ये रिक्वायर करता है कि जो लाइफ होती है बिजनेस की उसको डिवाइडेड कर देना चाहिए कुछ एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स में स्टडी करने के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट को, ठीक है, जो एंटरप्राइजेस के द्वारा शो किए जाते हैं। ईच सेगमेंट के बाद मतलब कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट बन जाए, उसके बाद हमें बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर देना चाहिए कुछ सेगमेंट्स में स्टडी करने के लिए कि हमारी जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो अ 12 month पीरियड इज़ अडॉप्टेड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है, एक 12 month का पीरियड डिसाइडेड होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग वाला हमारा होता है 1 अप्रैल to 31 मार्च, ठीक है। ये होता है हमारा अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एक शॉर्टर स्पान ऑफ इंटरवल से 1 month और 3 month इज़ अप्लाइड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। ये कह रहे हैं 12 month का तो होता ही है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन एक शॉर्ट टर्म स्पान ऑफ इंटरवल होना चाहिए, जैसे कि बोल सकते हैं मंथ का हो, क्वार्टरली हो, इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एसेट है वो ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड होते हैं हमारे बुक्स में कॉस्ट पर, जैसे कि जो हमने प्राइस पेड किया है एक्वायर करने के लिए एसेट को, और ये कॉस्ट हमारी बेसिस बन जाती है सभी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए उस एसेट के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी है 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्डेड करेंगे मशीनरी को अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए से, लेकिन ये ऑर्डिनरी कंटिन्यू होगा कि शो करना 1 लाख रुपए कैसे, जब हम उस पर चार्ज कर देंगे नेसेसरी डेप्रिसिएशन उस मार्केट प्राइस पे उस मशीनरी का जो फॉलन है या गॉन अप है सब्सिक्वेंट ईयर में। तो जो कॉस्ट कंसेप्ट है ये सजेस्ट नहीं करता कि जो हमने एसेट जितने में ख़रीदा था हमेशा उसी कॉस्ट में रहेगा, ये प्रोवाइड करता है हमें इसको डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना डेप्रिसिएशन का, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो जो थीम जो होती है इस कॉन्सेप्ट की ये है कि कॉस्ट हमारी बेसिस होनी चाहिए ऑल फ्यूचर अकाउंटिंग के लिए एसेट के लिए, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो जो टर्म है एसेट वो डिनोट करती है उन रिसोर्सेज को, जैसे कि हमारे लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, जो ओन्ड होती है बिजनेस के द्वारा, और मनी वैल्यूज़ जो असाइंड होते हैं एसेट को वो डिराइव्ड होते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसेट जो है वो ऑर्डिनरी एंटर्ड होता है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले लिया, अगर कोई बिजनेस बाई कर रहा है एक प्लांट 5 लाख रुपए में, तो एसेट क्या होंगे, रिकॉर्डेड होंगे हमारे बुक्स में 5 लाख में, और इवन इफ़ इट्स मार्केट वैल्यूज़ एट द टाइम हैपन टू बी रुपीज़ 6 लाख, अगर मार्केट वैल्यू 6 लाख हो जाती है तब भी।
तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एसेट रिमेन रहते हैं हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ओरिजिनल कॉस्ट से हर समय पर, ठीक है। तो जो एसेट है वो सिस्टमेटिकली रिड्यूस होता है इसकी वैल्यू जब हम चार्ज करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ये क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में हम वही चीज़ें मैच करते हैं जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होती हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम जो होती है पीरियड की वो कैलकुलेटेड होती है इस हेल्प से फॉलोइंग फार्मूला की, जैसे नेट इनकम क्या हुई, नेट रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंसेस। मतलब इनकम हमें कैसे पता चलती है कि हमारे पास कितना आया और उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे कितना हमारा खर्च हुआ। तो नेट इनकम इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस बात को नोटेड करना चाहिए कि नेट रेवेन्यू और नेट इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जहाँ पर हम सर्टेन एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि नेट रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट, फिर एक्रूड इनकम्स माइनस अनअर्न्ड इनकम, या फिर इनकमर्स्ड इन एडवांस। नेट एक्सपेंसेस क्या हुआ, जो हमारे एक्सपेंसेस पेड हैं प्लस हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है जो रिक्वायर करता है रिकॉर्ड करने के लिए रेवेन्यूज़ को जब ये अर्न किए जा रहे हैं या ये रिसीव्ड हो रहे हैं कैश में, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एक्सपेंसेस, और अगर जब ये इनकर्ड है और जो अभी तक पेड नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसीप्ट ऑफ कैश, मतलब कितना कैश हमारे पास आया, एंड राइट टू रिसीव इट, मतलब हमें कितना अधिकार है रिसीव करने के लिए, एंड द पेमेंट ऑफ कैश एंड द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इट, ठीक है। और क्या लीगल ऑब्लिगेशन है इसको पे करने के रिगार्डिंग, ये होता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अनदर कॉन्सेप्ट क्या आता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। फिर आता है हमारा एक अनदर कॉन्सेप्ट जो कि है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू रियलाइज जब होता है जब सेल हो जाती है, ठीक है। लीगली जो सेल है उसको सपोज किया जाता है कि ये मेड हुई एट द टाइम जब ओनरशिप और प्रॉपर्टी जो है इन गुड्स में वो पासिस होती है, जैसे सेलर से बायर पे पहुंच गई। तो ये कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लें, जैसे कोई एक पर्सन है ए, उसने प्लेस किया कोई ऑर्डर बी को, सप्लाई की को सर्टेन गुड्स की जो विच आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। फिर क्या हुआ, बी ने मैन्युफैक्चर किया गुड्स को और डिलीवर करा ए को, ए ने पेमेंट कर दी बी को कुछ दिन बाद। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड होगा इन स्टेजेस में, एक तो प्रोडक्शन टाइम पे, दूसरा डिलीवरी टाइम पे, या फिर पेमेंट टाइम पे। तो ये कॉन्सेप्ट जो रियलाइजेशन ये बताता है कि रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज होगा जब उसका डिलीवरी का टाइम होगा, जहाँ पर ओनरशिप जो है ना गुड्स की वो ट्रांसफ़र होगी बायर को, और जो प्रोडक्शन टाइम और पेमेंट टाइम उसको कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, जो हमने सेल्स एंड गुड्स एक्ट में भी हम पढ़ चुके थे कि सिर्फ पोजेशन जाने से ही वो रियल ओनर नहीं हो जाता जब तक कि उस पर उसका अधिकार ना जाए, यानी कि वो ओनरशिप ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ क्या है, रियलाइजेशन इज टेक्निकली अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन कैश रिसोर्सेज एंड राइट्स इनटू मनी। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, टेक्निकली इसको ऐसा अंडरस्टूड किया गया है कि जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने की नॉन कैश रिसोर्सेज को, राइट्स को मनी में,
और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार जो रेवेन्यू है जिसको रीऑर्गेनाइज किया गया जब सेल मेड हुई, ठीक है। और सेल कंसीडर्ड टू बी मेड एट द पॉइंट व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर एंड ही बिकम्स लीगली लायबल टू पे, ठीक है। तो ये था एंटायर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आपके गैप के अंडर आ रहे थे ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर, जिसमें हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ा और इन दोनों के बीच हमने डिफरेंस भी पढ़ा, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको अब तक के लेक्चर्स में गैप और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझ आ गए होंगे और कन्वेंशन भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। उसके स्टैंडर्ड्स एएस तक हम पढ़ चुके थे पूरा, किसमें क्या आता है एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इससे आगे के टॉपिक पे प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में समझेंगे। फिर उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं डेप्रिसिएशन पे, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया, तो एक बारी हम गो थ्रू कर देते हैं जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, student.